हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 247। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीटी यानी कि जनरल टेस्ट के लिए रीजनिंग का एक बहुत शानदार मज़ेदार चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और अन्य भी किसी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कैलेंडर चैप्टर जहां भी आपको पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत कम समय के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोग इस क्लास को देखने के बाद बहुत आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी नए हैं तो यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस क्लास को ज़रूर आप लाइक करना इस क्लास को देखने के बाद, अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों आइएगा, शुरू करते हैं कैलेंडर की बातचीत। कैलेंडर को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी है, क्या बातें हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिएगा बच्चों, कैलेंडर जो है आपके सामने, कैलेंडर से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कैलेंडर का बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बात करूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूँ, तो आपको पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो कैलेंडर बना था, स्टार्टिंग में जो कैलेंडर हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, वो आपको किसने बना करके स्टार्टिंग के अंदर दिया था। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इनका नाम है पॉप ग्रेगरी। जो अभी हम इस समय पे कैलेंडर यूज करते हैं बच्चों, उसको हम लोग ग्रेगेरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो कि पॉप ग्रेगरी ने 1582 के अंदर स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किया था। तो उस कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या उसमें चेंजेस हुए, उसके बाद में क्या क्या बदलाव हुए, और साथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता होगा, अगर हम बात करें सबसे पहले एक वर्ष की, तो एक वर्ष के अंदर 365 दिन हम लोग यहाँ पर मानते हैं, या किसी किसी वर्ष में 366 दिन हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, कि कैसे विचार आया कि 365 दिन इस एक वर्ष में डाले जाएं, या 365 दिन को हम एक वर्ष कहें, 366 को एक वर्ष कहें, ऐसा क्यों हुआ। बच्चों, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जब वो अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उसको लगभग अप्रोक्स 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 59 सेकेंड, अबाउट आप ये कह सकते हो कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है। तो आप बोलेंगे सर अब 365 दिन क्यों ले रहे हैं, फिर 6 घंटे किधर गए। तो बच्चे, होता क्या है, ये 6 घंटे, जैसे एक बार अगर आप एक वर्ष कैलकुलेट करें तो 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा बन गए, अगले वर्ष फिर 6 घंटे एक्स्ट्रा बन जाते हैं, अगले वर्ष फिर 6 घंटे एक्स्ट्रा बन जाते हैं। इस प्रकार जैसे ही चौथा वर्ष आता है तो 4 वर्षों के बाद लगभग 24 घंटे का समय हमारे पास में एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए हर 4 वर्ष के बाद कैलेंडर के अंदर एक दिन बढ़ जाता है, जिसे आप 29 फरवरी कहते हैं। तो उस वर्ष को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, जिस वर्ष हम लोग एक दिन इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया हम लोग समझेंगे, चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये आप देख पा रहे हो कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो 365 दिन 6 घंटे अप्रोक्स के अंदर पूरी की पूरी एक परिक्रमा पूरी कर पा रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। और इसी प्रकार से करते हुए बच्चे, जो हमारे सामने 6 घंटे एक्स्ट्रा आते हैं, वो हर 4 वर्ष के बाद में 366 दिन बनाता है। और जिस वर्ष 366 दिन आपके कैलेंडर के अंदर होते हैं, 366 दिन बच्चे जिस वर्ष होते हैं, उसको हम लोग लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष, इसको हम हिंदी में कहते हैं। अच्छा, एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो कहां बढ़ता है सर, 29 फरवरी के अंदर बढ़ता है। ठीक है, 52 वीक, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 366 दिन को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो बच्चे यहाँ पर 52 बार पूरा पूरा जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आपके पास 2 बच जाएगा, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, और 52 वीक पूरे पूरे इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 52 वीक के साथ में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 365 दिन यहाँ पर होते हैं। बात को समझ रहे हो। और इसमें फरवरी महीना जो है 28 दिन का होता है नॉर्मल ईयर के अंदर, और लीप ईयर के अंदर फरवरी का महीना जो है वो 29 दिन का होता है। अब मुद्दा ये आया कि सर ये एक दिन अगर बढ़ना ही था तो इसको बीच में किधर घुसा दिया, 28 मतलब 29 फरवरी में कैसे विचार आया कि सर 29 फरवरी में इसको एक्स्ट्रा डेज को, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो बच्चे, क्या हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में हमारा ये कैलेंडर जब बना था, तो एक्चुअल में इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1 मार्च से हुआ करती थी।
1 मार्च से इसकी स्टार्टिंग हुआ करती थी। जब स्टार्टिंग में 400 साल के लिए स्टार्टिंग में कैलेंडर को बनाया गया था, उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो स्टार्टिंग में ये था, तो 1 मार्च से पहले जब हमारा वर्ष खत्म होता था तो 28 फरवरी को खत्म होता था, तो इसलिए यहाँ पे एक दिन जो है वर्ष के लास्ट में जोड़ दिया गया, तब वर्ष का लास्ट 29 फरवरी हुआ करता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको अपने हिसाब से चेंज किया, क्रिसमस वाला जो महीना है दिसंबर वाला, उसको लास्ट महीना मान के, और फिर 1 जनवरी से इसको सिस्टम को स्टार्ट किया। अब हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसके अंदर जो हमारा वर्ष है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जितनी भी जानकारियां मैंने आपको दी हैं उसको आप समझ पाए होंगे। अब मुद्दा ये आता है कि सर लीप वर्ष को हम लोग पहचाने कैसे, हमें उसकी शक्ल देख के कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है या ये बिना लीप ईयर है, मतलब कि नॉर्मल ईयर है। तो बच्चे जो आपको शताब्दी दी जाती है उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं आप उसको 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर है, नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं है ना। क्या कहा मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताने का प्रयास किया है। किसी भी वर्ष को लीप ईयर को नॉर्मल ईयर देखने के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। तो 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 1728, तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अगर मैं बात करूं 1889, तो इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है, लेकिन होता क्या है बच्चों, होता क्या है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार की बातें, कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे 1900 जो शताब्दी है, अगर 1900वां वर्ष जो है पूरा 1900 वो लीप ईयर है या नॉर्मल है। आपको बोला गया था कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है, तो यहाँ पे तो डबल 0 है। तो बच्चे जब आपको पूरी सेंचुरी मिले, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 1200, 1300, 800, 900, जब पूरी सेंचुरी ईयर आप लोगों को मिले तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। अब यहाँ पे 1900 है, 400 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये आप लोगों का यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है। वहीं अगर बात की जाए 1600, तो यहाँ पे जैसे ही आपका सेंचुरी ईयर आ जाएगा तो उसके अंदर आपको कितने से भाग देना है, 400 से। तो 400 से भाग देंगे, पूरा जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिख करके आप लोगों को समझाई गई है। किसी भी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर या नॉर्मल ईयर देखने के लिए हम लोग को किसका भाग करना है, 400 का। पूरा भाग जाएगा तो वो लीप ईयर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स बता देता हूं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को आप लोग फटाफट से किस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे आपके सामने एक छोटी सी टेबल बना करके दी गई है, बच्चे 1870, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये कौन सा ईयर है बच्चे, नॉर्मल ईयर है। 48, 4 का भाग जाता है, इसलिए ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 56 है बच्चे, 4 का भाग जाता है, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। 90 है, 4 का भाग नहीं जाता, यानी कि नॉर्मल ईयर है। 22 में 4 का भाग नहीं जाता। 76 में 4 का भाग जाता है। 42 में 4 का भाग नहीं जाता, ठीक है। 66 में 4 का भाग नहीं जाता, और 96 में 4 का भाग जाता है। तो आप सीधा चेक कर सकते हो, 4 का भाग गया तो लीप ईयर है, नहीं गया तो वो नॉर्मल ईयर बन जाएगा। ऐसे ही आपको शताब्दी में भी चेक करना है। जैसे 1600 है, 1600 में भाग जाएगा पूरा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। 1700 में भाग नहीं जाएगा, नॉर्मल ईयर है। 1800 नॉर्मल ईयर है। 1900 नॉर्मल ईयर है। 2000 में पूरा भाग जाएगा तो ये लीप ईयर है, ठीक है। 2100, 2200, 2300 नॉर्मल ईयर है, और फिर 2400 में क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको छोटे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये बात की और अच्छे से और बढ़िया से प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मुझे ये बताओ कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। 2000 है, लीप वर्ष है, ठीक है। 1600 क्या है, लीप वर्ष है। 1200 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन 1800 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 400 का पूरा भाग
नहीं जाता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो आप बात को यहां तक समझ गए होंगे। विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये आप लोगों का यहां पर लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी हो चुकी है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं बच्चे, एक बात का मुझे जवाब देना, एक बात का मुझे जवाब देना। अगर कोई इंसान 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ है? 29 फरवरी 1896, तो वह अपना जन्मदिन पहली बार कब मनाएगा? पहली बार कब मनाएगा? पहली चीज तो 29 फरवरी आ गई, 29 फरवरी आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 साल बाद ही बर्थडे आएगा, क्योंकि 4 साल बाद ही 29 फरवरी आती है। तो हमने कहा 1896 में 4 जोड़ा 1900, और कुछ बच्चों ने भावुक होके हो सकता है कि इसको उत्तर लगा भी दिया हो। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, क्या 1901 लीप ईयर होता है क्या? 1900 एक लीप ईयर होता है क्या? आप 400 का भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, मतलब 29 फरवरी नहीं आएगी, मतलब वो अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। तो इसका नेक्स्ट जो आएगा बच्चे 1904 आएगा। 1904 में यानी कि 8 साल बाद वो इंसान अपना बर्थडे मना पाएगा। बात को समझ गए? तो ये लीप ईयर की पूरी कहानी है, लीप ईयर कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब इसके बाद हम लोग एक चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप इस चीज को समझने का प्रयास करना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, एक छोटा सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, उसको आप लोग समझने का प्रयास करना और चीज़ों को आप लोग देखने का प्रयास करना, ठीक है। एक सेकंड, हम एक नई स्लाइड यहाँ पर लगा लेते हैं, उसमें मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको अपने अगर खोलें तो यहाँ पर आप लोगों की जो है ठीक है ना, एक सेकंड रुकना यार। चलो कोई बात नहीं, अपने एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ से एक चीज पूछने का प्रयास करता हूँ, एक चीज मैं आपको यहाँ से पूछने का प्रयास करता हूँ कि बच्चे जो स्टार्टिंग वाले 1 से लेके 100 वर्ष तक होते हैं, उसके अंदर आप लोगों के लीप ईयर कितने आते हैं और नॉर्मल ईयर कितने आते हैं? लीप ईयर कितने आते हैं और नॉर्मल ईयर कितने आते हैं? अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो आप कैसे बता पाएंगे, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल ईयर कितने आते हैं और लीप ईयर कितने आते हैं, तो आप इस बात को कैसे बता पाएंगे? अगर मैं कहूं 001 से शुरू होके 100 वर्ष तक लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं? एक सेकंड के लिए इसको इग्नोर कर देना, ऊपर वाले क्वेश्चन को, ये आप लोग कर लेना अपने आप से। आप मुझे बताइए कि 1 से लेके 100 तक लीप ईयर कब कब आएगा? 4 पे आएगा, 8 पे आएगा, 12 पे, 16 पे, 20 पे, ऐसे करते करते 96 पे लास्ट बार लीप ईयर आएगा। उसके बाद में वर्ष आ जाएगा 100, जो कि लीप ईयर नहीं है। तो 24 लीप ईयर आएंगे, तो बाकी के नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 76। अगर बच्चे मैं बात करूं 100 से लेकर 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेके 200 तक की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इसके अंदर भी लीप ईयर कितने आएंगे? 24, और नॉर्मल ईयर आएंगे 76। अगर मैं 200 से लेकर के 300 तक की बात करूं, तो वही 24 लीप ईयर आएंगे और नॉर्मल ईयर कितने आएंगे? 76। अगर मैं बात करूं 301 से, सॉरी यहाँ पे 101 लगाना है ना, 101 और 201, तो 301 से लेके 400 तक में, अब इस बार क्या होगा? 400 आपका लीप ईयर है, तो इस बार लीप ईयर की संख्या क्या हो जाएगी आप लोगों की? 25, और नॉर्मल ईयर की संख्या क्या हो जाएगी? 75। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का नजारा आपके सामने आ रहा होगा कि अगर 1 से लेके 100 तक में देखें तो लीप ईयर 24 है और नॉर्मल ईयर कितने हैं? 76 हैं। 101 से 200 तक भी लीप ईयर 24 है, 200 से 300 में भी लीप ईयर 24 है, 301 से 400 में आपके लीप ईयर 25 हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा, 24 24 24 फिर 25, 24 24 24 फिर 25। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 100 लगातार वर्षों में, 100 लगातार वर्षों में जो लीप ईयर है वो कितनी बार आता है, तो सबसे पहले तो आप एक बात पूछोगे कि सर 100 लगातार वर्ष कौन से हैं? इस पे डिपेंड करता है। अगर लगातार वर्ष 1 से लेके 100 तक है
तो उसके अंदर लीप ईयर 24 बार आएगा। और लगातार वर्ष अगर 300 से 400 तक है तो उसके अंदर लीप ईयर 25 बार आएगा। तो इसलिए अगर मैं आपको पूछूं लगातार 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है, तो आप कहोगे सर 24 बार भी आ सकता है और 25 बार भी आ सकता है। मेरी बात को समझे। फिर मैं आपको कहूं कि अगर बच्चे मैं पूछूं लगातार 200 वर्षों में, क्या लगातार 200 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है, तो आप फिर से कहोगे कि सर यहां तो लगातार 2 वर्षों में 48 बार आ रहा है और यहां पर लगातार 2 वर्षों में 49 बार आ रहा है, इसलिए 48 बार भी आ सकता है और 49 बार भी आ सकता है। क्लियर हो रही है बात। अब मैं आपसे पूछूं कि लगातार 300 वर्षों में यहां पर लीप ईयर कितनी बार आते हैं, तो आप कहोगे सर लगातार 3 वर्ष अगर आप इसको देखो तो 72 होता है और अगर इसको आप लगातार 3 वर्ष देखो तो 73 होता है। आप अगर अलग अलग काउंट करेंगे बच्चों तो आपको 72 भी मिल सकते हैं और 73 भी मिल सकते हैं। अगर 1 से लेके 300 वर्ष पूछ रहे हो फिर तो 72 ही आएगा, 1 से लेके 300 पूछ रहे हो तो। लेकिन कोई भी लगातार 300 हो तो 72 भी आ सकता है और 73 भी आपके सामने आ सकता है। लेकिन आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे, वो बनता है लगातार 400 वर्षों में। अब ये लगातार 400 वर्ष कोई भी हो, चाहे पहले वाले हों, चाहे बीच वाले हों, चाहे लास्ट वाले हों, लगातार 400 वर्षों में आप लोगों का यहां पर जो लीप ईयर आता है, आप चेक करो 24 24 24 24 कितना हो गया 97। आप चाहे इन चारों को चेक कर लो, चाहे आप इन चारों को, मतलब कोई भी 4 आप उठा लीजिए, कोई भी 4 लगातार वर्ष उठा लीजिए बच्चे, हर बार यहां पे लीप ईयर की जो संख्या है मित्र प्यारे, लीप ईयर की जो संख्या है आपके सामने वो कितनी आ रही होगी 97। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि लीप ईयर जो है लगातार 100 वर्षों में अगर आप देखें तो 24 या 25 हो सकते हैं, 200 वर्षों में देखें तो 48 या 49 हो सकते हैं, 300 वर्षों में देखें तो 72 73 हो सकते हैं। इस चीज को मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, आप लोग प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चे, फटाफट से आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं 100 क्रमागत वर्षों में, ध्यान देना 1 से लेके 100 नहीं बोल रहा है, वो 100 क्रमागत बोल रहा है। 100 क्रमागत कोई भी हो सकते हैं। 100 क्रमागत वर्षों में जो लीप ईयर है वो आप लोगों को 24 बार भी मिल सकता है और 25 बार भी मिल सकता है, दोनों के ही चांसेस हैं। अभी जो बताया वही बात मैं आपको पूछ रहा हूं। फिर कह रहा है कि लगातार 200 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, तो जनाब 48 बार भी आ सकता है और 49 बार भी आ सकता है। 300 में कितनी बार आएगा 72 या फिर 73 बार आएगा, 72 या 73 बार आएगा। ये है जानदार, मजेदार और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। लगातार 400 वर्षों की अगर बात की जाएगी बच्चे तो आप ध्यान रखना 97 बार जो है आपका यहां पर 29 फरवरी आएगा। 97 बार आप लोगों का यहां पर जो है 29 फरवरी आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, देखो गिनती के 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप ध्यान रखोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से। इसके बाद हम लोग यहां पर अगली चीज को समझने का प्रयास करते हैं। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज। कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज। सर ये ओड डेज क्या होते हैं? ओड मतलब विषम, मतलब अलग, अलग ही है। कहते हैं ना ये बड़ा ओड है यार बंदा, मतलब अलग है कि जिनका किसी के साथ ग्रुप नहीं बनता, जो अलग ही है अपनी दुनिया में। जैसे बच्चों हम लोग एक वर्ष की बात करें, कोई भी एक वर्ष हो, अगर उसमें 365 दिन हो, अगर किसी वर्ष के अंदर 365 दिन हो और अगर उसको 7 से डिवाइड करो तो वो 52 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर रिमाइंडर बच जाएगा 1। यानी कि नॉर्मल जो ईयर होता है उसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है और ये जो एक्स्ट्रा दिन बचा हुआ होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओड डे बोलते हैं। तो नॉर्मल ईयर के अंदर जो आप लोगों का ओड डे है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं यानी कि 366 दिन की बात करूं तो यहाँ पे 52 वीक बनने के बाद जो आपका रिमाइंडर है वो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 आप लोगों के क्या हो जाएंगे, ओड डेज हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ओड डेज की कहानी आपको पता चल गई। अब मैं आपसे पूछूं,
अब मैं आपसे पूछूं बच्चे कि लगातार 100 वर्षों के अंदर ओड डेज कितनी बार आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लगातार 100 वर्षों के अंदर जो है ओड डेज कितनी बार आएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 100 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, मतलब 7 दिन के बाद जो दिन बचते हैं एक्स्ट्रा में, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर ओड डेज। तो 100 क्रमागत वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो बच्चे अगर हम यहां पर बात करें, देखो 100 क्रमागत वर्ष हैं, फिर वही बात है 100 क्रमागत वर्ष हैं तो इसके अंदर जो लीप ईयर है वो 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, दोनों केस है। मैंने यहां पर लगातार 100 वर्षों की बात करी। लीप ईयर अगर 24 हैं या फिर 25 हैं, अगर 24 लीप ईयर हैं तो नॉर्मल ईयर 76 हैं, और 25 लीप ईयर हैं तो नॉर्मल ईयर कितने हैं? 75। आपको मैंने एक चीज अभी समझाई, क्या समझाई? कि अगर नॉर्मल ईयर होगा तो एक दिन बचता है, और लीप ईयर होगा तो उसके अंदर 2 दिन आप लोगों के जो हैं ओड बच जाते हैं। तो ये लीप ईयर है, इसके अंदर तो 2-2 दिन ओड बचेंगे, और ये नॉर्मल ईयर है, इसमें एक दिन ओड बचता है। तो टोटल ओड डेज देखते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं। टोटल ओड डेज देखते हैं बच्चे क्या क्या बन सकते हैं। ये कितना हो गया? 24 दूना 48, 8 और 6 14, 5 और 7 12, 124। अब 124 दिन है, इसको हफ्ते के अंदर सेट करो, मतलब वीक में सेट करो। 7 से भाग दोगे, 7 1 7 बच गया 5, यानी कि 54, 7 7 49। तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे भाई? 5। यानी कि इसमें ओड डेज पूरे 100 साल का हिसाब किताब लगाया हमने, पूरे 100 साल के अंदर ओल्ड डेज 5 हो जाएंगे अगर वो यहां पर एक नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अगर बात लीप ईयर की जाए तो 25 दूने 50, 75 और 50 कितना हो गया? 125। अगर 124 में एक बचा था तो 125 के केस में कितना, सॉरी 124 वाले में अगर 5 रिमाइंडर है तो 125 वाले में रिमाइंडर 6 बचेगा। यानी कि ओड डेज की संख्या जो है बच्चे, ओड डेज की जो संख्या है वो 5 भी हो सकती है 100 वर्षों में, और 6 भी हो सकती है। ओड डेज की जो संख्या है वो 5 भी हो सकती है, और यहां पे वो 6 भी हो सकती है। बताओ, यहां तक की बात, यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। यहां तक की कहानी, यहां तक की बातें आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओड डेज 100 डेज के अंदर, सॉरी स्टार्टिंग 100 ईयर्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे, सॉरी स्टार्टिंग 100 ईयर्स नहीं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर्स की अगर बात करें तो वहां पर जो आपके ओड डेज हैं वो 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। अगर बच्चों में बात करूं यहां पर कि क्रमागत 200 वर्ष की अगर बात की जाए, अगर 200 वर्ष की बात की जाए बच्चा, अगर 200 ईयर्स की हम बात करें, 200 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग ओड डेज किस प्रकार से पता कर पाएंगे? इसके अंदर हम लोग ओड डेज जो है वो किस प्रकार से पता कर पाएंगे? अगर ये आप लोगों को पूछा जाए तो इसका क्या मामला बन जाएगा, बताइए। बताइए, अगर 200 वर्ष की बात की जाए कि 200 वर्ष के अंदर, देखो यहां पे आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आगे, 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो इसकी कहानी आप लोग कैसे पता कर पाएंगे, कैसे आप लोग इस चीज को बता पाएंगे? देखो 200 वर्ष अगर लगातार है, आपको ये तो पता ही है कि इसके अंदर जो है लीप ईयर की अगर बात की जाए 200 वर्ष में तो वो कितने कितने हो सकते हैं? 48 भी हो सकता है और 49 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है और 49 भी हो सकता है। तो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने है, एक बार आप दिमाग लगाइए कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे पूरी कहानी समझो आप पहले। मैं अगर बात करूं 001 से लेके 100 तक, अगर इसमें अगर हम देखें तो लीप ईयर कितने हैं? 24 हैं, और आप लोगों के जो नॉर्मल ईयर हैं वो 76 है। उसके बाद अगर हम 101 से और 200 की बात करें तो इसके अंदर भी लीप ईयर 24 हैं और ये 76 हैं। अगर हम बच्चे 201 से लेके 300 की बात करें तो 24 लीप ईयर हैं, 76 नॉर्मल हैं, और 301 से 400 की बात करें तो यहाँ पे 25 लीप ईयर और 75 नॉर्मल हो जाएंगे।
अब आपको मैं अगर यहाँ पे ये चीज बताऊं कि आपके पास ओड डेज का क्या मामला बनेगा। देखो ओड डेज अभी अभी हमने निकाला कि अगर 24 है तो 24 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे होते हैं, तो ये 2 हो गया, इसके अंदर 1 हो जाएगा, तो इसको ऐड करके हमारा 125 आएगा और उससे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 5। इसमें भी सेम केस है, तो 101 से लेके 200 तक की बात करें तो यहाँ पे भी आपके ओड डेज क्या आ जाएंगे 5। 201 से 300 तक की बात करें तो यहाँ पे भी आपके ओड डेज आ जाएंगे 5। 301 से 400 तक की बात करें बच्चे तो यहाँ पे आपको पता है कि 25 इंटू 2 होगा प्लस 75 इंटू 1 होगा, 125 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब आपको इसने ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग वाले 200 वर्ष, इसने ये नहीं बोला। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि 100 क्रमागत वर्ष, तो 100 क्रमागत वर्ष आएंगे तो बच्चे लीप ईयर 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, तो हमने 5 और 6 दोनों बोल दिया था। अब मैंने आपको सारी बात बता दी। अगर वो लगातार बात करे कि लगातार 100 वर्ष है, देखो 100 वर्ष तो आपके 2 चांस बनते हैं कि 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। अगर वो यहां पर बात कर रहा हो कि लगातार 200 वर्ष हो तो बच्चे आपके पास में ओड डेज यहां पे क्या हो जाएगा, अगर लगातार 200 वर्ष, मैं यहां पे लिख देता हूं 100 वर्ष का तो आपको पता चल ही गया। लगातार अगर 200 वर्ष हो, क्रमागत 200 वर्ष हो, तो आपको क्या बोलेगा, या तो 5 और 5 10 हो जाएगा या फिर 5 और 6 11 हो जाएगा, यानी कि 10 और 11 हो सकता है। लेकिन बच्चों 10 और 11 होगा तो आप 7 का भाग दोगे, तो इसमें 7 का भाग दोगे तो यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पे 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यानी कि 200 लगातार वर्षों की बात की जाए तो बच्चे अपने पास में जो रिमाइंडर है या जो ओड डेज है वो क्या हो जाएगा, 3 या 4 हो जाएगा। अगर ऐसे ही लगातार 300 वर्षों की बात की जाए, अगर ऐसे ही लगातार 300 वर्षों की बात की जाए तो या तो 5 5 5 15 होगा या 6 6 6 16 होगा। तो इस केस में 7 से भाग दोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये आपके जो है क्या बोलते हैं इसको, ओड डेज जो है वो 1 या 2 हो जाएंगे। और अगर लगातार 400 वर्ष की बात कर ली जाए, अब मैं यहाँ पे लगातार वर्षों की बात कर रहा हूं, ये तो इंडिविजुअल 100 वर्ष की बात थी, अब लगातार कोई भी वर्ष हो सकते हैं। तो या तो उसके अंदर आपके पास 5 5 5 और ये आ गया आपका 6, यानी कि 21। लगातार 4 वर्ष हैं तो इसमें एक ही केस बनेगा 5 5 5 6, तो 21 आ गया। 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी कि ओड डेज आपके यहां पर 0 हो जाएंगे। अब मैं सारी बात फिर से बता देता हूं, अगर आपको 100 वर्षों में पूछे ओड डे कितने आएंगे तो आप बोलोगे 5 या 6 आएंगे। कितने आएंगे, 5 या 6 आएंगे। अगर 200 वर्षों में पूछे तो 3 या 4 आएंगे। 300 वर्षों में अगर आपको यहां पर पूछा जाए तो कितने आएंगे, 1 या 2 आएंगे। और 400 वर्षों में आपको ओड डेज पूछे जाए तो कितने आएंगे बच्चा, 0 आ जाएंगे। तो इतनी कहानी आपके बुद्धि में घुस चुकी होगी। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 300 क्रमागत वर्षों में आपको पता है कि पहले 100 वर्षों के अंदर जो है आपके पास में सारी कहानी बता दी गई थी। क्या था, दूसरे में बता दिया, तीसरे में बता दिया। तो लगातार अगर 300 वर्ष आएंगे बच्चे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 5 5 5 15 या फिर 16। तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो इस कंडीशन में आपके ओड डेज 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। आप चाहे इसको निकाल लो, चाहे आप याद कर लो, जैसे आपको उचित लगे। 1-2 बार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 400 क्रमागत वर्ष जब हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर 400 क्रमागत वर्ष हो जाएंगे, और अगर आप 400 क्रमागत वर्ष में देखोगे तो पहले 100 में 5 ओड डे हैं, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 है, चौथे में 6 है, तो 21 डेज आ गए। और 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि 400 लगातार वर्षों में ओड डेज जो हैं बच्चे वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक कहानी थी। अब तक का जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक बातें थी। क्या क्या बताया मैंने आपको, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट करवाया कि ये जॉन ग्रेगरी, पॉप ग्रेगरी ने स्टार्टिंग में कैलेंडर दिया था, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या कहानी थी। एक दिन को हमने क्या माना था, यहाँ पे एक वर्ष को 365 दिन 6 घंटे होते हैं। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, दूसरा नॉर्मल ईयर होता है। लीप ईयर के अंदर 29 दिन होते हैं, 366 दिन टोटल होते हैं।
उसके बाद में इसको चेक कैसे करते हैं, 4 से भाग देते हैं, सेंचुरी ईयर आएगा तो 400 से भाग देंगे। उसके बाद ये आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, है ना, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए। फिर मैंने आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सिखाया था वो ये था कि लगातार 100, 200, 300 या 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है, तो वो आपके सामने है। पहले 100 वर्षों के अंदर जो है 24 है, फिर 24 है, फिर 24 है, फिर 25 है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में आपको ओड डेज का कॉन्सेप्ट सिखाया। तो ओड डेज में मैंने क्या सिखाया कि 1 से 100 तक आपके ओड डेज 5 आ जाते हैं, 101 से 200 तक ओड डेज 5 आ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आप लोगों को बताया कि 201 से लेके 300 तक भी ओड डेज 5 आते हैं, 301 से 400 तक ओड डेज 6 आ जाते हैं। तो लगातार वर्षों में अगर देखा जाए तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 5, 5, 10 और 11 करके इस टाइप से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो कॉन्सेप्ट है सेम डेट कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है आप लोगों का, सेम डेट कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेम डेट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम डेट कॉन्सेप्ट का मतलब आपका ये हो गया, जैसे मान लो मैंने आपको एक चीज बोली, मैंने कहा कि अभी मान लो कि 10 जनवरी 2001 को सपोज मान लो मंडे है, मान लो मंडे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा, मैंने एक सपोज किया है कि अगर 10 जनवरी 2001 को मंडे है, तो अगर हम आपसे पूछें कि 10 जनवरी 2002 यानी कि अगले वर्ष इसी दिन कौन सा वार होगा, तो ये आप लोगों का जो है एक तरीके से सेम डेट नेक्स्ट ईयर में जाके आपसे पूछेगा, तो उस दिन क्या दिन होगा। बच्चे आपको बस ये देखना है, देखो सारा जो काम तय करेगी ना इस मामले में, वो कौन तय करेगा, 29 फरवरी। 29 फरवरी अगर देखो नॉर्मल अगर आप देखें तो एक ओड डे होता है, जब आप अगले वर्ष में जाते हो तो ओड डे कितना होता है, एक होता है, तो एक का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर आएंगे तो 29 फरवरी भी शामिल हो जाएगी, इसलिए 2 का इजाफा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप इसके बीच में कहीं 29 फरवरी आ रही है क्या, आप तो मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच में कहीं 29 फरवरी आ रही है क्या? देखो अगर फरवरी का महीना आएगा तो वो आएगा 2001 वाला, तो 2001 वाला फरवरी के अंदर 28 दिन होंगे, 29 नहीं होंगे, यानी कि यहां से कोई 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है, यानी कि नॉर्मल मामला है। अगर नॉर्मल मामला होगा तो एक ओड डे हो जाएगा, यानी कि मंडे से आप कह सकते हैं ट्यूसडे। बात समझ में आई? अगर मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट ईयर लेकर के चलूं, यहां पे नेक्स्ट ईयर लेके चलूं कि 10 जनवरी 2003, अगर 10 जनवरी 2003 की बात करें बच्चे, सेम डेट है, नेक्स्ट ईयर में आ गए, इसके बीच में जो फरवरी आ रही है वो कौन सी आ रही है, 2002 वाली फरवरी का महीना आएगा। और 2002 आपके सामने एक लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो यहां से यहां जब आप आओगे, तो नॉर्मल एक दिन बढ़ेगा, तो ट्यूसडे के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। इसके बाद फिर मैंने कहा कि 10 जनवरी 2004। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये तो लीप ईयर आ गया, लीप ईयर तो आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फरवरी आएगी वो तो 2003 वाली आएगी ना। तो 2003 वाली अगर फरवरी आएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन लीप ईयर वाली फरवरी है, तो यहां पर भी एक दिन बढ़ेगा, वेडनेसडे से क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास में यहां पर थर्सडे हो जाएगा। अब इसके बाद में 10 जनवरी, अब यहां पे मजेदार बात आने वाली है, 2005। अगर इन दोनों के बीच में देखूं तो फरवरी का महीना 2004 वाला आएगा, यानी कि लीप ईयर वाला आएगा, यानी कि यहां पर 2 ऐड हो जाएगा। तो थर्सडे से अगर आप 2 ऐड करोगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो अब यहां पर दिन क्या हो जाएगा अपना, सैटरडे हो जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सवालों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने एक छोटी सी चीज मैं रख रहा हूं, सेम डेट कॉन्सेप्ट को यहां पर इस छोटी सी टेबल को देख करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस छोटी सी टेबल के थ्रू हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करने वाले हैं। 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2014, इन दोनों के बीच में क्या 29 फरवरी है क्या? क्योंकि 2013 वाली फरवरी आएगी और वो हो जाएगी नॉर्मल है, तो आपको जस्ट एक ऐड करना है, मंडे से आप लोग एक ऐड करोगे तो आप लोग क्या कह सकते हो बच्चे, ट्यूसडे। उसके बाद 1 जनवरी 2015, तो
तो 14 से 15 के बीच में जो फरवरी आएगी वो 2014 वाली आएगी, जो कि नॉर्मल हो जाएगा। तो ट्यूसडे से 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, वेडनेसडे हो जाएगा। अब 2015 से 16 की अगर अपने बात करें तो इसमें 2015 वाली फरवरी आ रही है, तो वेडनेसडे से सीधा सीधा क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला बदलेगा। अगर 2016 से 17 अगर आप देखें तो इसमें फरवरी का महीना कौन सा आएगा, इनके बीच में 2016 वाला ही आएगा। भाई 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 तक अगर आप जाओगे तो फरवरी का महीना तो 2016 वाला ही आएगा ना। 2017 में तो आप जनवरी तक ही जा रहे हो, फरवरी तो आएगी नहीं यहाँ पे। तो इसके बीच में फरवरी का महीना आएगा, 29 दिन की फरवरी होगी, और वो वहां पर 2 डेज आपको ऐड करने होंगे। तो थर्सडे में 2 ऐड किया, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से चीज को समझना है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर आप किसी भी सेम डेट के अंदर नेक्स्ट ईयर में जाते हो तो आप लोगों के अगर उसके बीच में कहीं 29 फरवरी आती है तो 2 दिन ऐड करने हैं, नहीं आती है तो नॉर्मल आपको 1 दिन उसमें ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से अपने इस टेबल के द्वारा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932। अब कई बच्चे इस हिसाब से सोचते हैं कि 1931 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है नॉन लीप ईयर आ गया तो 1 बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फरवरी आ रही है वो कौन से वर्ष की आएगी, 31 की फरवरी तो आएगी नहीं, मार्च से तो स्टार्ट ही हो रहा है मामला। तो 23 मार्च 1932 तक अगर आप जाओगे तो आपको जो फरवरी मिलेगी वो 1932 वर्ष वाली मिलेगी, जो कि एक लीप ईयर है। इसलिए यहां पर आप लोगों को 2 दिन ऐड कर देने हैं, तो मंडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आपका यहां पर आंसर क्या बन जाएगा प्यारे, वेडनेसडे आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। फिर से देखते हैं, 7 अक्टूबर 2012 को अगर संडे था तो 7 अक्टूबर 2013 को, अब इन दोनों के बीच में जो फरवरी आएगी वो कौन सी आएगी, 2013 वाली, और 2013 वाली फरवरी नॉर्मल होती है, इसलिए आपको नॉर्मल ईयर में 1 ऐड करना है। संडे से अगर आप 1 बढ़ाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा मित्र प्यारे, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब ये देखो 15 अप्रैल 2007 को वेडनेसडे है। अब इस सवाल के अंदर ट्विस्ट है, इसने कहा कि 15 अप्रैल 2007 को क्या होगा। आप एक बात बताओ, जब आप 15 अप्रैल 2007 से 15 अप्रैल 2008 तक जाओगे तो बीच में जो फरवरी आएगी वो यहां पर 2008 वाली आएगी, यानी कि लीप ईयर है, यानी कि 2 का फर्क आएगा। तो ये वेडनेसडे जो है वो 2 प्लस होने के बाद आया, तो इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे, वेडनेसडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से मंडे, तो आपने 2 माइनस कर दिया, तो यहां पे आप लोगों का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, मंडे बन जाएगा। 22 जुलाई 2016 को फ्राइडे है और आपको 22 जुलाई 2017, तो इसमें फरवरी कौन सी आएगी, 2017 वाली आएगी, जो कि नॉर्मल है। तो फ्राइडे से नॉर्मल आप 1 बढ़ा दीजिए, सैटरडे हो जाएगा। और लास्ट में फिर अपने यहां पर अगर देखें 16 नवंबर 1971, 16 नवंबर 1972 तक अगर आप जाओगे तो आपको फरवरी 72 वाली मिलेगी, यानी कि लीप ईयर मिलेगा, यानी कि 2 ऐड हो जाएगा। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। इतनी बात आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से घुस चुकी होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो ये तो हो जाता है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के अंदर जा रहे हो सेम डेट पे, तो आप लोगों को 29 फरवरी का ध्यान रखना है। 29 फरवरी आएगी तो आप लोगों को उसके अंदर 2 ऐड करना है, नहीं आएगी तो नॉर्मली 1 ऐड करना है। इतनी बात आपके जहन में अच्छे तरीके से फिट हो चुकी होगी, नहीं हुई तो बार बार इस चीज को देखना, समझना, आप लोग एक एक बात को क्लियर कर पाओगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मेरी बातें आपने सुनी है तो बड़े मजेदार तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो। एक जनवरी 1972 को मंगलवार है, 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। इनके बीच में अगर आप फरवरी देखोगे तो कौन सी आएगी, 72 वाली। 72 वाली फरवरी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 1972 से 1 जनवरी 1973 तक तो जो फरवरी है वो 1972 वाली आएगी, यानी कि लीप ईयर है, यानी कि 2 ऐड होंगे। तो मंगलवार में अगर आप 2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, गुरुवार आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा।
सभी बच्चों को पॉज करके जब कोई क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके आप लोगों को आंसर सोचना है, उसके बाद फिर वीडियो में अपना सॉल्यूशन जो है वो देखना है। एक बार सेशन को लाइक कर दो अगर आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं, बढ़िया तरीके से आपको कहानी क्लियर हो रही है, एक बार मुझे फटाफट से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो फिक्स मनाया जाता है 15 अगस्त को, पता होगा ना इतना तो, क्या नहीं पता? 15 अगस्त को स्कूल में बूंदी किस दिन खिलाई जाती है? बूंदी लड्डू 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1988 वो क्या है? बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे। तो कह रहा है वर्ष 1989 में, यानी कि 15 अगस्त 1989 में कब मनाई जाएगी? अब ऐसा नहीं देखना कि 88 आ गया लीप ईयर है 2 जोड़ दो। अरे भैया मैंने कहा कि 29 फरवरी का खेल है, फरवरी कौन सी आएगी? 88 वाली फरवरी तो जा चुकी है ना 15 अगस्त से पहले, 89 वाली फरवरी आएगी 89 वाली, जो कि नॉन लीप ईयर है, तो एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो वेडनेसडे से आप लोगों का जो आंसर है बच्चे वो हो जाएगा क्या? थर्सडे। थर्सडे बोले तो आप कह सकते हो गुरुवार, थर्सडे बोले तो आप कह सकते हो गुरुवार। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? इसके बाद चलेगा मैं आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। अच्छा, इसके बाद में एक चीज यहां पर और आपको समझानी है सेम डेट कॉन्सेप्ट के अंदर। सेम डेट कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज आपको और समझनी है। एक तो हो गया कि सेम डेट में नेक्स्ट ईयर कौन सा डे होगा। अगर आप लोगों को फर्स्ट डे पता है, किसी वर्ष का फर्स्ट डे पता है, तो उसी वर्ष का लास्ट डे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज भी आप लोगों को यहां पर समझनी है। इसमें भी आपको वही चेक करना है, इसमें भी आपको वही चेक करना है कि 29 फरवरी है या नहीं है। अगर इसमें 29 फरवरी नहीं होगी तो बच्चे जो स्टार्टिंग डे होगा वही वर्ष का अंतिम डे हो जाएगा। समझ गए? और अगर 29 फरवरी होगी तो उसके अंदर 1 प्लस कर देना है, दोनों को मिक्स मत करना। नेक्स्ट ईयर वाले में जब आप जाते हो तो उसके अंदर प्लस होता है 1 या 2 29 फरवरी के हिसाब से, और ये स्टार्टिंग से लास्ट डे जब आप चेक करते हो तो इसमें ऐड होता है 0 या फिर 1। अगर 29 फरवरी नहीं है तो 0 ऐड होगा, और है तो 1 ऐड हो जाएगा। तो 2013 वाली फरवरी आएगी, नॉन लीप ईयर है, तो जो स्टार्टिंग डे है वही आप लोगों का लास्ट डे भी बन जाएगा। ये हो गया आपका मंडे। 1 जनवरी 2014 को अगर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2014 लास्ट दिन, तो ये 2014 है, तो इसको क्या आप लीप ईयर मानते हो? नहीं मानते हो, सेम रहेगा। तो ट्यूसडे से शुरू हुआ तो ट्यूसडे पे खत्म, जहां शुरू वहां खत्म। 2015 है तो वेडनेसडे से शुरू हुआ है तो वेडनेसडे पे खत्म हो जाएगा। 2016 है बच्चे, तो इसके अंदर फरवरी आ गई है लीप ईयर वाली, तो थर्सडे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्राइडे और सैटरडे। इसमें क्या है? 17 वाली है तो यहाँ पे सैटरडे है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो इसके क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चंस इसके देखते हैं भी अपने। बताओ, किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष नहीं है तो सेम जहां से शुरू हुआ है वहीं खत्म होगा। पहला दिन अगर शुक्रवार है तो उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? उसका अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। अगर लीप वर्ष होता तो अंतिम दिन शनिवार हो जाता। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपके दिमाग में घुस गई होंगी कि सेम डेट कॉन्सेप्ट वाला क्या मामला होता है, सेम डेट की क्या कहानी होती है, ये आप लोग समझ चुके हैं। और फर्स्ट डे से लास्ट डे कैसे पता करना है ये भी आप लोगों को पता चल गया। तो मेन खेल किसका है? 29 फरवरी का।
29 फरवरी का। ये ऐसे कॉन्सेप्ट से बच्चे जो गिनती के हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो अभी आने हैं। आपको सीधा सीधा कोई भी दिन दे के उसका डे पूछा जाता है कि कौन सा दिन है। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 6 नवंबर 1992 को कौन सा दिन था। इस प्रकार से और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का जो रिपीटेशन है बच्चे, वो आपका कब कब होता है, ये हमें कैसे पता चलता है। जैसे मान लो कि आपके सामने कोई भी कैलेंडर है, सपोज 1971 का कैलेंडर है, तो ऐसा ही कैलेंडर अगली बार कब आएगा, जब सेम डेट पर सेम डे होगा। जैसे मान लो मैं आपको छोटी सी बात बोलूं कि मान लो कि 1 जनवरी 2020 को सपोज मंडे है, 1 जनवरी 2020 को क्या है, मंडे है, तो अगली बार 1 जनवरी को मंडे कौन से ईयर में आएगा, 1 जनवरी को ही कौन सा ईयर होगा, 2020 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा। कब ऐसा आएगा कि उस में 1 जनवरी को मंडे ही आएगा, ऐसा वर्ष कौन सा होगा। मतलब कि अगर 1 जनवरी को सेम डे आ गया तो आगे 2 जनवरी को भी सेम डे आएगा, 3 को भी सेम आएगा, मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर सेम हो जाता है। तो हमको रिपीटेशन कब होगा कैलेंडर का ये जानना है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत जरूरी चीज है कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसका रिपीटेशन नॉर्मल ईयर में ही हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने कहा कि एक ईयर है 1921, तो आगे कोई भी ऐसी संभावना नहीं बन सकती कि किसी भी लीप ईयर के अंदर इसका रिपीटेशन हो। अगर 21 है नॉर्मल है, जैसे मान लो 1948 है ना, 1948 है, अब ये तो हो गया नॉर्मल, ये है लीप ईयर, तो नॉर्मल का लीप ईयर में कभी भी रिपीटेशन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। नॉर्मल का नॉर्मल में ही रिपीटेशन होगा, और लीप ईयर आएगा तो फिर उसका लीप ईयर में ही रिपीटेशन होगा। ये आपको लिख करके दिया गया है, कैलेंडर ऑफ नॉर्मल ईयर विल बी रिपीटेड इन नॉर्मल ईयर एंड कैलेंडर ऑफ लीप ईयर विल बी रिपीटेड इन लीप ईयर्स। लेकिन सर जी ये बताओ रिपीटेशन होता कब है। देखो अगर आप बात करें सीधे सीधे आंसर निकालने की कि सर हमको बता दो कि रिपीटेशन जो है ना वो चेक कैसे करना है, रिपीटेशन जो है वो चेक कैसे करना है, अगर आप ये पूछो तो मैं आपको बता देता हूं। मान लो कोई भी वर्ष है, मान लो कोई भी वर्ष है, अगर आप उस वर्ष के अंदर अगर आप उस वर्ष के अंदर 4 का भाग देते हैं, जो आपका ईयर है उसको आप 4 से भाग देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है कुछ ना कुछ। अगर बच्चे आप यहाँ पे 4 का भाग दे रहे हो, आप यहाँ पे अगर 4 का भाग दे रहे हो और आपका रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, तो उसका जो रिपीटेशन है वो कितने वर्ष के बाद होगा, 6 वर्ष के बाद। अगर 2 बच जाता है या 3 बच जाता है तो रिपीटेशन कितने वर्ष के बाद होगा, 11 वर्ष के बाद होगा। और अगर यहाँ पे आपका पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि कह लीजिए एक तरह से वो लीप ईयर अगर हो गया, तो 28 वर्ष के बाद लीप ईयर का रिपीटेशन सेम कैलेंडर में होता है। अब इन बातों का क्या मतलब है, सर ये कहाँ से आए, पहली चीज तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को ये चीजें सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो बच्चे मैंने मामला शुरू किया 1 जनवरी 2013 से। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2013 को मंडे है ना, ऐसा हमने क्या किया, मान लिया। तो उसके बाद में हमने बात की 1 जनवरी 2014, क्या हो जाएगा, इसके बीच में 28 फरवरी आ रही है, 29 तो आ नहीं रही है, तो ये आपका एक बढ़ जाएगा, यानी कि मंडे से क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। फिर 1 जनवरी 2015, तो 14 से 15 में आएंगे तो फिर एक बढ़ जाएगा, यानी कि वेडनेसडे। 15 से अगर 16 में आएंगे, 1 जनवरी 2016, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वेडनेसडे से थर्सडे हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2016 से अगर हम 2017 की बात करें, 16 से अगर 17 में आओगे तो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर आएगा बीच में, तो 2016 वाला जो है फरवरी का महीना आएगा 29 का, तो 2 दिन यहाँ पर आपको ऐड करने हैं, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2018, तो इसमें क्या होगा, सैटरडे से सीधा संडे हो जाएगा। और 1 जनवरी अगर मैं बात करूं 2019 की, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, सैटरडे था, संडे था, यहाँ आ गया मंडे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी
2020, 2020 को क्या होगा, तो 2020 है तो इसमें जो फरवरी है वो तो इसी की आएगी 2019 वाली, तो एक बढ़ जाएगा, मंडे से क्या हो जाएगा आप लोगों का ट्यूसडे हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, तो 20 से 21 पे आओगे तो बीच में 29 फरवरी आ गई, तो यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। उसके बाद में 1 जनवरी 2022, थर्सडे के बाद क्या आ गया, फ्राइडे। 1 जनवरी 2023, फ्राइडे से क्या आ गया, सैटरडे। 1 जनवरी 2024, 25 और अपने इसको 26 तक लिख लेते हैं। तो 23 से 24 में आओगे तो सैटरडे से सीधा संडे आ गया। अब संडे आ गया अगर 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2025 को क्या आ जाएगा, फरवरी कौन सी आ गई, 24 वाली, तो संडे है, तो ये आ गया मंडे, ट्यूसडे, और लास्ट में 26 में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। 1 जनवरी 2026 को क्या आ जाएगा बच्चे, वेडनेसडे आपके पास में यहां पर आ जाएगा। अब एक बात आप समझो, ये सारी कहानी मैंने क्यों लिखी है मैं आपको बताता हूँ, रिपीटेशन जो है वो किस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लो जी 1 जनवरी को 2013 में मंडे है। अब हमको ये जानना है कि 1 जनवरी को ही मंडे कौन से ईयर में आ रहा है, मंडे 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 मंडे, ये आ गया मंडे, मंडे आ गया, यहाँ भी मंडे, यहाँ भी मंडे, यहाँ पे 1 जनवरी है, यहाँ भी 1 जनवरी है, तो 13 से अगली बार रिपीटेशन कब हुआ, 19 में। 13 से कब हुआ रिपीटेशन आपका, 19 में। यानी कि आप इसमें 4 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद आपका रिपीटेशन होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर रिमाइंडर एक बचेगा तो रिपीटेशन कितने वर्षों के बाद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, रिपीटेशन हो जाएगा तुम्हारा 6 वर्ष के बाद। क्लियर। अब जैसे आप इसको चेक करो, 2014, 14 में ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे कहाँ आया, ट्यूसडे 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 ट्यूसडे, यहाँ ट्यूसडे आया, लेकिन दिक्कत एक है। दिक्कत क्या है, 14 आपका नॉन लीप ईयर है और यहाँ पे जो ट्यूसडे आया ये लीप ईयर है। तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन नॉर्मल ईयर में ही होगा, लीप ईयर में नहीं होगा, तो ये वाला मामला कैंसिल। अब ट्यूसडे आगे कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो 2025 के अंदर अगली बार ट्यूसडे आएगा, यानी कि 2014 था, रिमाइंडर 2 बच रहा है यहाँ पे, तो 2 रिमाइंडर बचता है, तो 14 और 11 25, तो कितने वर्ष बाद यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, 11 वर्ष के बाद। यहाँ कितने वर्ष बाद हुआ था, 6 वर्ष बाद। तो आप देख सकते हो 2 रिमाइंडर बचेगा तो रिपीटेशन 11 वर्ष के बाद होगा। फिर से चेक करो, मान लो 15 का अपने चेक करें, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे 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 वेडनेसडे, ये आ गया 26 में, तो 15 का रिपीटेशन कहाँ हुआ बच्चे, 26 में। तो यहाँ पे भी 4 से भाग दोगे, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 रिमाइंडर जब भी बचे तो आपका रिपीटेशन जो होगा कैलेंडर का वो 11 वर्ष बाद होगा। और अगर बात लीप ईयर की जाए तो 28 साल के बाद रिपीटेशन होता है। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। अब मान लो मैंने आपको बोला कि कोई कैलेंडर है, 1911 में हमने कोई कैलेंडर यूज किया है, तो इसी सेम कैलेंडर का यूज हम लोग अगले कौन से वर्ष में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड किया, 11 में 3 रिमाइंडर बचा, जब भी 3 रिमाइंडर बचेगा तो कितने वर्ष के बाद रिपीटेशन होगा, 11 वर्ष के बाद। 1911 और 11 1922 में ये कैलेंडर आप दोबारा यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आपको चेक करना है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा 1572, 1572 में अगर कोई कैलेंडर यूज हुआ है, 1572 में अगर कोई कैलेंडर यूज हुआ है तो वो दोबारा कब यूज होगा, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है, 28 साल के बाद। तो 1572 प्लस 28 क्या हो जाएगा, 1600। तो 1600 के अंदर ये कैलेंडर आप लोगों का दोबारा यूज होगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या कहानी है, क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, किस प्रकार से हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है बच्चे उनको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आइए, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमित शर्मा ने कोई कैलेंडर का प्रयोग 2009 में किया था। 2009 में कैलेंडर यूज किया था, उसके पास कैलेंडर पड़ा हुआ है पुराना। अब वो कह रहा है आगे कोई ना कोई ऐसा ईयर आएगा जब मैं इस सेम कैलेंडर को यूज कर लूंगा, तो वो वर्ष कब आएगा। आपने 2009 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा, 1, रिमाइंडर 1 बचता है, तो कितने वर्ष बाद रिपीटेशन होता है, 6 वर्ष बाद। तो 2009 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2015। तो 2015 में क्या होगा बच्चे, इस कैलेंडर का रिपीटेशन होगा। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसका बताओ 2010, रिमाइंडर
कितना आएगा, 4 से भाग दोगे तो 2। जब भी रिमाइंडर 2 आए या 3 आए तो 11 वर्ष बाद रिपीटेशन होता है। 2010 और 11 कितना हो जाएगा, 2021। 2021 में इसका रिपीटेशन होगा। यहाँ देखिए 1988, 1988 क्या है, आप लोगों का लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या हो जाएगा बच्चे, 28 साल के बाद ये रिपीट होता है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 2016। 2016 में जो है आप लोगों का ये रिपीटेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो बताइए। 1872 में अगर आपने कोई, ये सवाल के ऊपर आप 2-4 स्टार लगा लो, क्योंकि ये सवाल बड़ा ही जानदार है। दिखने में बेहद नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेचीदा चीज आपको दिखाई देने वाली है कि बच्चे 1872 एक लीप ईयर है। पहला दिमाग में आता है कि भैया लीप ईयर होता है तो 28 साल के बाद रिपीटेशन होता है। हमने 1872 में 28 जोड़ा, 1970 कर दिया, 1969 कर दिया। लेकिन भाई साहब दिक्कत ये है कि 1901 लीप ईयर नहीं होता है और 1872 एक लीप ईयर होता है, तो गड़बड़ हो गई। तो लीप ईयर का लीप ईयर में ही रिपीटेशन होता है, 1969 नहीं हो सकता। जब भी ऐसा केस आए कि आगे वाला लीप ईयर नहीं बन रहा हो तो आप इसमें 28 की जगह पर 40 ऐड करेंगे। कितना, 40 ऐड करेंगे। 1872 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 1912। तो 1912 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 1912 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। अब इसके बाद मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर किसी भी पेपर के अंदर सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो बच्चे आप लोगों का यही वाला कॉन्सेप्ट है। वो आपका यही वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला? ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। किसी भी दिनांक का, मान लो मैं कहूं कि भैया जी 6 नवंबर 1991, 6 नवंबर 1991 को कौन सा दिन था, आपको ये पूछ लिया। मैं बोलूं कि 15 अगस्त, मैं बोलूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो मैं आपको कोई भी डेट दूंगा तो उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि इस दिन कौन सा दिन था। तो ये वाला जो टाइप क्वेश्चन है ये आपको काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है बच्चों, काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये बच्चा थोड़ा सा परेशान है, हैरान है, इसको आप हेल्प करिए और बताइए कि आप किसी भी डेट से दिन कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी डेट आपको बता दी गई और डेट से डे आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है। सबसे पहले आपको कोड ऑफ मंथ याद करने हैं। कोड ऑफ मंथ, मंथ के कोड आपको याद करने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, क्या कहा मैंने, 144,025,036,146, 144 और लास्ट में 146, 025,036, यानी कि ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ये बच्चे कोड होते हैं। ये क्या होते हैं? कोड होते हैं किस किस महीने के, जो भी इनके ऊपर लिखे हुए हैं। ये तो हो गया नॉर्मल ईयर के लिए। और लीप ईयर के लिए जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं? 034, 025, 036, 146। यानी कि जो आप लोगों के लिए लीप ईयर है उसमें जनवरी और फरवरी के कोड्स में चेंज आता है, बाकी आगे वाले कोड दोनों के लिए ही समान होते हैं। अगर मैं आपको कभी भी पूछूं कि कोड आपको बताना है, जनवरी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे लीप ईयर में तो कोड हो जाएगा 0 और नॉन लीप ईयर में कोड हो जाएगा 1। मैं आपको पूछूं फरवरी का कोड कितना है, तो लीप ईयर में 3 है और नॉन लीप ईयर में
4 है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सभी कोड बराबर होते हैं। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने? 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और लीप ईयर में 034। बाकी सेम कोड होते हैं। इनको आप लोग 2 बार 3 बार लिख के देखिएगा, आपको ये कोड, बस 2 चीजें याद करनी है, एक तो कोड ऑफ मंथ और एक कोड ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी का जो कोड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है बच्चे, याद करना है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलो अब आपसे बात करते हैं। ये देखो, ये आपका कोड ऑफ मंथ है, मतलब कि जनवरी महीने का जो कोड है वैसा ही कोड कौन से महीने का है? अक्टूबर महीने का है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 144, 025, 036, 146 सेम यहाँ पे है, 034, 025। तो ये कोड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसने पूछा कि किसी वर्ष में कौन से 2 महीने समान दिन से प्रारंभ होते हैं। तो समान दिन से वही 2 महीने प्रारंभ होंगे जिनके कोड समान होंगे। कोड जिनके सेम होंगे वो सेम डे से प्रारंभ होंगे और वो आगे सेम चलेंगे। जून और अक्टूबर की अगर हम बात करें, इसमें देखो जून और अक्टूबर, जून कहाँ पे है? 5, अक्टूबर कहाँ पे है? 1। तो 5 और 1 कोड सेम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। अप्रैल और नवंबर चेक करते हैं। अप्रैल का कितना है? 0। नवंबर का कितना है? 4। मतलब ये भी नहीं हो सकता। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल का 0 है, जुलाई का भी 0 है, तो मतलब ये दोनों कोड सेम है। तो मतलब कि ये दोनों जो महीने हैं वो सेम दिन से प्रारंभ होंगे और ये दोनों कह सकते हो कि आप समान महीने होंगे, सेम डेट से आपके जो मंथ्स हैं वो स्टार्ट होंगे। अक्टूबर दिसंबर का यहाँ पर बराबर नहीं होगा, आप चेक भी कर सकते हो। अक्टूबर का 1 है, दिसंबर का 6 है। तो ये कोड्स आपको ध्यान रखने हैं, मंथ के लिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है, किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन किसी माह के प्रथम दिन के समान होता है। देखो लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर के अंदर फरवरी का जो कोड है, जनवरी फरवरी, नॉर्मल ईयर में तो क्या होता है? 144 और लीप ईयर में होता है 034। तो इसने कहा लीप ईयर में, लीप ईयर में फरवरी का प्रथम दिन, मतलब लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना है? 3। तो 3 कोड और कौन से महीने का आता है? यहाँ पे देखो 025, 036 और 146। तो मुझे बताओ किसके बराबर होगा? ये 3 किसके बराबर हो रहा है यहाँ पे? ये वाला। तो ये कौन सा महीना हो गया आप लोगों का? जनवरी फरवरी, ये हो गया मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त महीने का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ये कोड पर बेस्ड बात जो मैंने आपको बताई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आ जाती है बच्चे सेंचुरी की। सेंचुरी के कोड किस तरह से निकाले जाते हैं? सेंचुरी के कोड किस तरह, जैसे मान लो कोई 1900 कुछ है, तो इसका मतलब सेंचुरी कौन सी आ गई? 1900 आ गई यहाँ पर, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि 1312, तो आपको सेंचुरी यहाँ पे कौन सी लेनी है? 1300। तो उसके कोड कैसे पता चलेंगे? ये देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। आप अगर इनके अंदर 400 से डिवाइड करो तो वापस सेम कोड आ जाएगा। जैसे मान लो 900 है, मैंने इसको 400 से डिवाइड किया, 100 आ जाएगा। यहाँ 400 से डिवाइड किया, 200 आ जाएगा। यहाँ 300 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 100, 200, 300, 400 ही आपके हर बार रिमाइंडर बचते हैं। तो सेंचुरी के अंदर जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर क्या बचेंगे? 100, 200, 300, 400। ठीक है, 400 इन द सेंस है कि 0 बच जाएगा जब आप 400 से भाग दोगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है? आपको सेंचुरी को, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेंचुरी को आप लोगों को 400 से डिवाइड करना है, बात खत्म। डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी आएंगे, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी आएंगे और उस रिमाइंडर के आधार पर ही कोड आएंगे। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 100 बच गया तो कोड क्या हो जाएगा? 4। रिमाइंडर 200 बच गया तो कोड क्या हो जाएगा? 2। रिमाइंडर 300 बच गया तो कोड हो जाएगा 0। और रिमाइंडर आप लोगों का 0 बच गया तो यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा? 6।
आपके सामने कहानी लिखी हुई है, बहुत आराम से समझ लो इसको। किसी भी शताब्दी का कोड बनाने के लिए दी गई शताब्दी को 400 से भाग करेंगे और शेषफल देखेंगे। 100 अगर रिमाइंडर आया तो कोड 4 है, 200 आया तो कोड 2 है, 300 आया तो कोड 0 है। मतलब आपने 80% काम कर लिया। अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं समझा कि कैसे हम डेट से डे निकालेंगे, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि आपने 80% काम कर लिया है, अगर आपको मंथ कोड याद है और आपको सेंचुरी कोड निकालने आते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब करते हैं आगे की बात। तो बच्चे ये आपके सामने आ गया। अब मैं आपको यहां से बता दूं, जैसे यहाँ पे कोड निकाल रहे हैं, किस तरह से कोड निकालें। देखो 1700 को 400 से भाग दोगे 100 बचेगा, 100 बचेगा तो कोड कितना हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा तो कोड हो जाएगा 6। 1800 यहाँ पे बचेगा 200, 200 बचेगा तो कोड 2, 1 बचेगा तो कोड 4, यहाँ पे 200 बचेगा तो कोड 2। ठीक है, 3500 में क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का कोड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इनके कोड निकाल सकते हो, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब आपके सामने आ जाता है फाइनल टच। अब आपके सामने आता है फाइनल टच। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को बच्चे, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन शुक्रवार का दिन था। लेकिन आप इस बात को प्रूव कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, आइएगा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितनी तारीख है 15, 15 को यहाँ पर लिख लो। उसके बाद में क्या है अगस्त, अगस्त का जो कोड है बच्चा, अगस्त का जो कोड है, देखो यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, हालांकि अगस्त में तो नॉर्मल हो चाहे लीप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ जनवरी फरवरी के कोड पे पड़ता है लीप ईयर के केस में। तो यहाँ पे अगस्त जो महीना है, अगस्त का जो कोड है वो कितना है बच्चे, 3 कोड है। अगस्त का जो कोड है वो कितना है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद में आ गया 1900, 1900 शताब्दी है, 400 से भाग देंगे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो कोड हो जाएगा 0। उसके बाद 47 को यहाँ पर लिखना है, और लास्ट चीज क्या करनी है, 47 में 4 का भाग कितनी बार जा सकता है, या मैं कहूँ कि 47 में लीप ईयर कितने हैं, तो आप कहोगे कि 11 बार इसमें भाग जा सकता है, 11 चौके 44, तो 11 लीप ईयर है। अब बच्चे इस पूरे मामले को आपको 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 7 6 के 42, यहाँ पे 5 बच गया, 7 1 7, यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। अब इसको अपने असेंबल कर लेते हैं, अब इसको अपने असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 यहाँ बचा हुआ है, 4 यहाँ बचा हुआ है, 7 ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 और 5 6, तो आपके पास 6 बचा हुआ है। सर हमारे पास 6 रिमाइंडर आ गया, लेकिन अब हम इस रिमाइंडर का करें क्या, इस रिमाइंडर का सर हम करें क्या, हमारे लिए यूज क्या है। तो बच्चे अगर 6 रिमाइंडर बच रहा होगा तो उस दिन शुक्रवार होगा, उस दिन फ्राइडे होगा। सर ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक छोटी सी बात आप लोगों को और देखनी है और समझनी है। क्या, अगर आपका रिमाइंडर 1 बच जाता है तो उस दिन क्या होगा, संडे होगा। रिमाइंडर 2 बच जाता है, मंडे होगा। रिमाइंडर 3 ट्यूसडे होगा। रिमाइंडर 4 वेडनेसडे होगा। रिमाइंडर 5 थर्सडे होगा। रिमाइंडर 6 फ्राइडे होगा। और रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसमें क्या होगा आप लोगों का, सैटरडे होगा। तो ये आप लोगों को लास्ट चीज जो है रिमाइंडर आने के बाद ध्यान रखनी है। 1 से शुरू होना है संडे से, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे, और 0 बचेगा तो सैटरडे होगा। तो इसका मतलब 6 बचा हुआ था, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, शुक्रवार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो एक क्वेश्चन खाली समझाया है मैंने आपको, एक क्वेश्चन खाली मैंने आपको समझाया है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, वो आप देखो। मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 है, तो डेट कितनी है 26, मैंने यहाँ पर क्या लिखा 26। उसके बाद देखा कि जनवरी है, तो जनवरी है तो देखो 1950 नॉन लीप ईयर होता है, तो नॉन लीप ईयर में जनवरी का जो कोड है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 हो जाएगा। और लीप ईयर में क्या हो जाता है 0, बताया था ना 144, और इसमें क्या होता है 034। तो
नॉन लीप ईयर में एक कोड हो गया। अब 1900 शताब्दी है, 400 से भाग दिया, 300 शेष बचा, 300 शेष बचेगा तो रिमाइंडर 0 होगा, ये आपको कोड उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आ गया 50, 50 में लीप ईयर कितने आ गए 12। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने क्या क्या यहाँ पे बातें बताई, पहले डेट आ गया, फिर मंथ कोड आ गया, फिर सेंचुरी कोड आ गया, फिर ईयर आ गया, फिर लीप ईयर कितने वो आ गया, 7 से इसको डिवाइड किया। अब देखो जी जनाब, 7 से किया, 7 तिया 21, यहाँ पे बच गया 5, ये बच गया 1, 7 7 है 49, 1 यहाँ बच गया, 7 1 7, 5 यहाँ पे बच गया, तो 5 और 1 6 और 1 7, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या बचा है 5। अगर रिमाइंडर 5 बचता है, अगर 6 बचा था, शुक्रवार था, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, थर्सडे हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 होगा तो थर्सडे उस दिन हो जाएगा। कैसे पता चला सर, ये देखो, अगर 5 बच रहा है तो उस दिन क्या हो जाएगा बच्चे, थर्सडे हो जाएगा। रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 0, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये मामला होता है प्रैक्टिस का, ये मामला होता है प्रैक्टिस का, कि आप लोग जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एक्चुअल पता चलेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 1 जनवरी 2033 कौन सा दिन होगा? एक जनवरी 2033, तो सबसे पहले 1 जनवरी आ गई, तो 2033 क्या होता है, नॉन लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर में जनवरी 1 होती है। इसके बाद 2000, 2000 का मतलब अगर 400 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो कोड 6 आएगा। उसके बाद में 33, और इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 4 से भाग दिया तो 8, 7 से इसको आपने डिवाइड करना है। अब देखते हैं, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, और 33 में दिया तो 7 चौके 28, यहाँ क्या बच जाएगा 5, 7 चौके 28, और यहाँ पे आपने किया तो क्या बचेगा 1, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। अगर बच्चे यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, 0 रिमाइंडर का मतलब होता है कि उस दिन क्या था, शनिवार था, सैटरडे था, उस दिन क्या था, शनिवार था, सैटरडे था। 0 रिमाइंडर का मतलब ये हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, समझ लो। एक क्वेश्चन आप और ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन आप और ट्राई कर लो, आपको बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने पूछा 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब जितने क्वेश्चन करोगे उतनी स्पीड बनती जाएगी। 17 अप्रैल, 17 लिखा, अप्रैल चौथा महीना होता है, तो आप लिखते हो ऐसे 144 025, तो चौथा महीना कौन सा आ गया 0। अब आपको कोड ये याद हो जाएंगे, जैसे आप यूज करोगे ना तो आपको अप्रैल का कोड 0 होता है, याद हो जाएगा। 2014, तो 2000 है, 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 पे कोड आता है 6। उसके बाद 14, 4 से भाग दिया तो 3 बार जाएगा। ठीक है, लीप ईयर का सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ता है जब आप मंथ कोड लगाते हो, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चा, क्या होता है देखो, 7 से काटा 14 तो पूरा गया, 7 दूने 14, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे तो 6 बचा ही हुआ है, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो ये हो गया 6 3 9 9 3 12, तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 5। तो 5 के केस में कौन सा वार हो जाएगा, 5 के केस में क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 जब भी बचता है तो क्या हो जाता है, बृहस्पतिवार, थर्सडे हो जाता है। 5 के केस में क्या हो जाता है, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो डेज हैं वो काउंट करने हैं, जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे उसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस, हालांकि ये अलग नहीं है, जो आपने अभी सीखा है बस वही है। कंडीशनल क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखो कुछ मान लो ऐसे बोल दिया कि बताओ, जैसे कि 13 जनवरी 2017 को अगर मंडे है, समझ रहे हो, इसने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 13 जनवरी 2017 को मंडे ही हो, इसने कहा कि अगर, इफ, यदि इस दिन मंडे है तो बताइए
27 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा? काम वही करना है जो आपने पहले किया था, लेकिन आपको इसका आंसर निकाल के इससे कंपेयर करके वो वाला आंसर निकालना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, 21 जून 2007 को अगर गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब हमने क्या किया, 21 जून 2007, 21 लिखा, जून कौन सा महीना होता है? छठा, तो 144,025 यानी कि 5 आ गया कोड इसका। 2000 है, रिमाइंडर 0 है तो कोड 6 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, इसके अंदर लीप ईयर जो है 4 से भाग देंगे तो 1 बार आएगा। समझ रहे हो? 7 से आपने इसको डिवाइड किया, ये 7 गया, ये 7 गया और ये पूरा पूरा गया 5, तो यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चे आपके पास में? 5 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चे आपके पास में? 5 बच रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 21 जून मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, जून है 2011 है तो मंथ कोड 5 हो गया, फिर यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? 11 आ गया, और यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो आपका लीप ईयर कितनी बार आएगा? 2 बार। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से डिवाइड करें, ये पूरा गया, और इसके बाद में यहाँ पे आप अगर करोगे, यहाँ पे क्या बचा? 4, तो 5 और 6 11 और 4 15 और 2 17, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। अगर वो 5 को गुरुवार कह रहा है, अगर वो 5 को बच्चे गुरुवार कह रहा है यानी कि थर्सडे कह रहा है, तो 3 को क्या कहेगा? तो 5 से 3 2 कम हो गए, थर्सडे से एक पहले आता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पहले क्या आ जाता है? ट्यूसडे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी जाएगी कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आपको भैया 21 जून 2011 को डायरेक्ट आप दिन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे तो 3 है, 3 के हिसाब से तो दिन कोई और आएगा। अगर वो 5 को थर्सडे कह रहा है तो हम 3 को ट्यूसडे भी तो कह सकते हैं, तो हमको 3 को ट्यूसडे कहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस। तो कंडीशनल क्वेश्चंस जो है आपका बहुत ज्यादा ऐसे टिपिकल चीज नहीं है, नॉर्मल आपको डेट से डे निकालना होता है जैसे आप पहले निकालते थे, है ना। जैसे 3 मार्च 2020 को मंगलवार है, अब 3 यहाँ पे आ गया, मार्च तीसरा महीना होता है 144, तो 4 आ गया, 2000 है, 400 से रिमाइंडर 0 बचा तो ये 6 आ गया, उसके बाद 20 आ गया, 4 से भाग देंगे तो 5 लीप ईयर आ जाएंगे। और इस तरफ क्या आ गया? 3 फरवरी, 3 फरवरी 2019 है, नॉर्मल ईयर है, फरवरी में क्या हो जाएगा? 4 इसका हो जाएगा, और 2000 बच रहा है तो 6, 19, 4 से भाग दिया तो 4 चौके 16, क्या बच गया यहाँ पे? 3। क्या बच गया यहाँ पे? 3। अब चाहे तो आप दोनों को 7 से डिवाइड करके और वैसे कर लो, या फिर सीधा कंपेयर भी कर सकते हो। तो 3 और 4, इधर भी 3 और 4 हैं, उसके बाद 6 है, 6 इधर भी है, यहाँ 20 5 25 टोटल है, यहाँ 19 4 23 टोटल है, यानी कि 2 कम हो गया। तो 2 कम हो गया तो मंगलवार से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? संडे। ठीक है ना। चाहे तो आप इसका कोड निकाल लेते, फिर इसका निकाल लेते, वैसे कंपेयर कर लो, या आप ऐसे देख लो कि भैया यहाँ पे टोटल 25 बन रहा है, यहाँ पे टोटल क्या बन रहा है आपका? 23 बन रहा है, मतलब कि 2 कम है, तो 2 कम आपको मंगलवार में करने हैं सोमवार, सोमवार से 1 कम और करेंगे तो संडे। तो ये आपकी कंडीशनल्स की कहानी है। चलो ये बात है। अब इसके बाद में बस कुछ एक आध चीजें और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि सेम ईयर पे कॉन्सेप्ट, मतलब जब ईयर सेम होता है ना तो हम सिर्फ डेट और मंथ को ही ध्यान में रखते हैं, बाकी ईयर से रिलेटेड कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं। जैसे देखो कह रहा है यदि 1 जुलाई को मंगलवार है, हमें नहीं पता कि ईयर कौन सा है, हमें नहीं पता कि ईयर कौन सा है, और यहाँ पे 31 अगस्त को कौन सा वार होगा। आप एक चीज समझो, अगर वो बात कर रहा है 1 जुलाई की तो 1 ही आ गया, जुलाई कौन सा महीना हो गया आप लोगों का? 7वां, तो 144 025 036 यहाँ पे आ गया 0। और 31 अगस्त को अगर अपने देखें, 31 और अगस्त जो है वो 8वां महीना हो गया, यानी कि आ जाएगा आपका 3, अगस्त 8वां हो गया ना, 144 025 036, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया इसका? 1, या आप इसको 7 से डिवाइड कर लें, और यहाँ पे भी 7 से करोगे तो कितना हो गया?
31 और 30 34, यहाँ बच जाएगा आपका 6। यानी कि आपको ये देखना है कि अगर एक है उसको वो बोल रहा है मंगलवार, तो वो 6 को कितना बोलेगा, 6 को कितना बोलेगा बच्चे। 1 से पहले आता है 0 और 0 से पहले आता है 6, यानी कि -2 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि मंगलवार में से भी आप -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोम और रविवार, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे आ जाएगा संडे। तो ये आप लोगों का इसमें क्या होता है, सेम ईयर होता है, मतलब ईयर में आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको डेट देखनी है और आपको क्या देखना है उसमें, मंथ देखना है। तो ये आपका सेम ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को है। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी जो है वो कब दी हुई है तुम्हें, वेडनेसडे को दी हुई है। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त कौन से दिन पे होगा। मैंने कहा था कि आप ईयर को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, आप ईयर को इग्नोर तब कर सकते हो जब नॉर्मल ईयर हो और आपके सामने जो दोनों मंथ हो उसका मंथ कोड का कोई फर्क ना पड़ता हो। अब बच्चे जनवरी जो है ना, जनवरी का महीना ऐसा होता है कि नॉर्मल ईयर में इसका कोड 1 होता है और लीप ईयर में इसका कोड क्या होता है, 0 होता है। हालांकि अगस्त महीने में तो कोड सेम ही होंगे, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, लेकिन यहाँ पे इसका कोड फिक्स नहीं है। जब तक हमें ये नहीं पता कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तब तक हम इसके किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते हैं। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। जब हमको ईयर नहीं पता है तो ईयर नहीं पता है तो फिर जनवरी का कोड कितना लगेगा ये हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए आप इस चीज को यहाँ पर पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। आई थिंक आप लोगों को जो बात है वो यहाँ तक की समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद में बात करने वाले हैं आप लोग कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, रिवाइज करके बता देता हूँ कि बच्चे हमने कैलेंडर के बारे में जो है क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से जो आपका पोप ग्रेगरी है, इन्होंने स्टार्टिंग में कैलेंडर दिया था, उसके अंदर क्या है, आपको एक वर्ष जो माना था उसके अंदर हम लोगों को 365 दिन और लगभग 6 घंटे होते थे। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर बनता है जिसके अंदर दिन 366 हो जाते हैं और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। उसके बाद में हमने ये चेक किया था कि नॉर्मल ईयर के अंदर 4 का भाग देंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, मतलब भाग नहीं जाएगा, और लीप ईयर में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और शताब्दी चेक करने के लिए हम लोग लीप ईयर में 400 का भाग देते हैं, ये आपको मैंने सिखाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि रिपीटेशन जो है पहले 100 साल में कितनी बार होता है, 200 में कितनी बार होता है, 300 में कितनी बार होता है। तो आपको बताया था कि पहले 100 वर्षों के अंदर 24 या 25 बार होता है, 200 वर्षों में 48 या 49 बार होता है, 300 वर्षों में 72 या 73 बार होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट 400 साल में जो रिपीटेशन 400 साल में जो लीप ईयर आते हैं वो 97 आते हैं। तो ये बातें आपसे डिस्कस की थी। उसके बाद में ओड डेज का कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉर्मल ईयर में आपका ओड डे कितना बनता है, एक बनता है, और लीप ईयर में ओड डे 2 हो जाते हैं। फिर सेम डेट का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर 1 जनवरी 2013 को मंडे है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा। तो इसमें हमको देखना होता था कि बीच में 29 फरवरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो 1 इंक्रीज करना है इसमें, और है तो फिर 2 इंक्रीज करना है। ठीक है, एक आपको सिखाया था कि फर्स्ट अगर आपको दिन पता हो तो लास्ट दिन उस ईयर का कैसे निकालते हैं। वही अगर बीच में 29 फरवरी आ रही है तो आपको एक दिन इंक्रीज करना है, और नहीं आ रही है तो सेम डेट आएगी, सेम दिन आएगा जहां से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो आपने अभी सीखा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन कब कब होता है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ईयर में 4 से। रिमाइंडर 1 है रिपीटेशन 6 साल बाद, 2 या 3 है तो रिपीटेशन 11 साल बाद, और लीप ईयर है तो रिपीटेशन 28 साल के बाद होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में किसी भी दिनांक से आप दिन ज्ञात करते हैं। आपको कोड ऑफ मंथ सिखाए थे 144 025 036 146, और यहाँ पे 034 आएगा, बाकी सेम है। ठीक है ना, ये कोड है मंथ के। उसके बाद में आपको मैंने सेंचुरी के कोड बताए थे किस तरह से आप लोग याद रखेंगे। 100 रिमाइंडर बचेगा तो 4 है, 200 रिमाइंडर बचेगा तो 2 है, 300 रिमाइंडर बचेगा तो 0 है, और 0 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर आपका सेंचुरी कोड हो जाता है 6। उसके बाद मैंने आपको कंडीशनल क्वेश्चंस बताए कि इस दिन अगर ये है
तो इसके हिसाब से आपको आगे पता करना है। उसके बाद में सेम ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया कि अगर आपका जो ईयर है वो बिल्कुल सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कुछ मिसलेनियस चीजों की। तो बच्चों क्या आप लोगों को कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट फील हुआ? जो बच्चे सिर्फ वन शॉट ही देख रहे हैं कैलेंडर का, उन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो क्या आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो? जो आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं अब उनको उठा के देखो, क्वेश्चन करके देखो। जब अपने हाथ से क्वेश्चन होते हैं खुद से तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर फील होता है। तो यही मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस जरूर ट्राई किया करें जिससे आपको पता चले। इसी प्रकार हर चैप्टर का वन शॉट आपको मिलेगा तो आप लोग सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्वेश्चन मिसलेनियस है, अपने आप में एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। पी क्यू आर एस जो है ना वो 4 कॉन्टिन्यूस मंथ है, 4 कॉन्टिन्यूस मंथ हैं। कौन सा कैसे है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसने कहा कि पी और एस यानी कि पहला और चौथा इसमें से उसके 30-30 दिन है और बाकी के अंदर जो है, अच्छा पी और एस में 30 दिन है, बाकी कुछ नहीं बताया इसने। तो एस वाला महीना कौन सा है? अगर मैं बात करूं बच्चे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28 या 29, मई में 31, अप्रैल में 30, सॉरी मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में फिर कितने हो गए यहाँ पे 31, जून में 30, जुलाई अगस्त में 31 31 हो गए, फिर सितंबर में 30 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसे कौन से 2 महीने हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है और दोनों 30-30 के हैं? इसने कहा ना कि पी और एस 30 के हैं, तो मान लो ये आपका पी हो गया और ये आपका एस हो गया, तो पी 30 का है और एस भी 30 का है। यही 2 महीने ऐसे हैं जो आपके 30-30 और बीच में 2 मंथ्स और आ रहे हैं। तो इन दोनों में कितने हैं? 31-31 दिन है, तो ये क्यू और आर हो गया। तो इसने पूछा कि एस वाला महीना कौन सा है? तो एस वाला महीना कौन सा है बच्चे यहाँ पर? एस वाला महीना कौन सा है यहाँ पर? सितंबर। तो सितंबर आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको वो आना ही चाहिए, ये एक मिसलेनियस चीजें हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन बच्चा उस चीज का प्रमाण है कि आपने चैप्टर को कितना समझा है, कितना आपने प्रैक्टिस की है, कितना आपने मेरी बातों पे गौर किया है। ठीक है ना? मेरी बात को आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, चीजों को आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे। बताइए। एक्स सप्ताह, एक्स वीक और एक्स दिन में दिन कितने होंगे? मतलब डेज काउंट करने हैं बच्चे। एक वीक में कितने डे होते हैं? 7। तो एक्स वीक में कितने डे हो जाएंगे? 7 इंटू एक्स, और प्लस में एक्स डेज ये हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज यू कैन से देयर विल बी 8x। एक्स वीक है मतलब एक वीक में 7 दिन है, तो एक्स वीक में 7x दिन हो गए और एक आपके पास में एक्स डेज बचे हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि 3 तारीख को क्या है? सोमवार है, मंडे है, तो बताइए उस महीने के 16वें दिन से 12वां दिन, 16वें दिन से 12वां दिन का मतलब हो जाएगा 28। 28 तारीख को क्या मामला है? तो कभी भी ऐसा हो तो आप इनके बीच में गैप देखो कितना है, 25 का गैप है। जो गैप आए उसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, रिमाइंडर क्या बच गया? 4। तो मतलब कि 4 प्लस में चला जाएगा। तो 4 प्लस में जाने का मतलब हो गया, मंडे है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इस दिन क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो इनका अलग से कोई लॉजिक, अलग से कोई तरीका है, बस आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप चीज़ों को अपने आप समझ जाएंगे। किसी महीने की 5 तारीख जो है सोमवार के 2 दिन बाद है। सोमवार के 2 दिन बाद क्या आता है? मंगल बुध। तो 5 तारीख को बुधवार है, वेडनेसडे। तो इस महीने के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? 19 के ठीक पहले मतलब 18। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 13 का। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। तो आपको वेडनेसडे में 6 प्लस करना है। 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, बात तो एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे से पिछला क्या होता है? ट्यूसडे। अगर आप वेडनेसडे में 6 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, वेडनेसडे से आप आओगे थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। तो यहाँ पे जो 6 प्लस करोगे तो ट्यूसडे पहुंचोगे, या फिर सीधा आप इसमें से 1 माइनस भी कर सकते थे, क्योंकि टोटल तो 7 होते हैं ना दिन। तो यहाँ पे ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग बात को समझ पाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, अच्छे से इन चीज़ों को आप लोगों को देख लेना है। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को बच्चे एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके मुझे बताइएगा। 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस क्लास को देखें, कैलेंडर टॉपिक से जुड़े हुए लगभग कॉन्सेप्ट मैंने, देखो ये 1 शॉट वीडियो है, 7-8 घंटे के चैप्टर को हम लोग 1.5 घंटे में अगर पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस उसके अंदर जो निचोड़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप 2-3 बार अच्छे से देखेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत फास्ट रिवीजन करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना, और साथ ही साथ मुझे बताना कि मेरा जो ये प्रयास रहा हमारा आपको एक कम समय में एक बढ़िया चैप्टर सिखाने का, वो किस हद तक सफल हो पाया, और हमारी क्लास का कंटेंट और टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा। एक प्यारा सा रिव्यू अपना इस होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर के साथ जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।